सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इससे पहले कल हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये अगला टॉपिक हमारा है। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। कक्षा 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ प्रमुख प्रकार की अभिक्रियाएं हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया, परिभाषा देखो इसकी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल यौगिक बनाते हो। मतलब बात को समझिए आप, जैसे एक पदार्थ ए है और दूसरा बी है, ये आपस में जुड़ जाए और एक सी बना ले, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहेंगे संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। एक पदार्थ से दो हो, तीन हो, चार हो, क्रियाकारकों की संख्या 2, 3, 4 हो सकती है, परंतु इस अभिक्रिया में निश्चित रूप से उत्पाद की संख्या एक ही हो। मतलब हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3 या 4, परंतु इधर एक ही बनेगा। तो अभिक्रिया की शर्त है कि अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो एकमात्र उत्पाद होता है, इसीलिए इसे संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहा जा रहा है। तो परिभाषा एक बार मैं और बोल रहा हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व, आयन आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हो, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखूंगा, जैसे H2 प्लस O2 और ये हो जाएगा H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर आपस में क्रिया करके और हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब जल का निर्माण किया है। अभिक्रिया में दोनों पदार्थ जुड़ रहे हैं, अर्थात निश्चित रूप से संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अगली पॉइंट पे हम आते हैं कि जब हम अभिक्रियाओं को लिखें तो उन्हें संतुलित करना अति आवश्यक है। यह अभिक्रिया संतुलित फिलहाल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन 2, इधर 2 है, परंतु ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो ऑक्सीजन को फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है ना और इधर 1 ही है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया। जब वहाँ पर हमने कल मैंने समझाया था विस्तार से आपको, 2 लगा दिया है तो हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 हो चुकी है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसे भी संतुलित करने के लिए ये 2 लगा देते हैं। तो संतुलन भी हम साथ साथ एक बार फिर से देख रहे हैं कुछ अभिक्रियाओं में, कुछ उदाहरणों में। तो अब हमारा जो समीकरण लिखा गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। H2 2 2 4, तो ये 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन और 1 और 2 1 2 दो पदार्थों ने मिलकर एकल उत्पाद बनाया है, इसलिए हम इसे कहेंगे संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। तो पहले प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 या 3 पदार्थ आगे होंगे और पीछे मात्र एक पदार्थ बनेगा। ये पहचान है किसी भी अभिक्रिया में, अगर आप इस तरह से देख रहे हैं 1 2 3 या 4 आपस में जुड़कर एक पदार्थ बनाएंगे, वो निश्चित रूप से संयुग्मन अभिक्रिया होगी। दूसरे प्रकार की अब अभिक्रिया आप देखें, दूसरी जो अभिक्रिया है वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, नंबर 1 संयोजन थी, नंबर 2 है अपघटन। संयोजन माने जुड़ना होता है और अपघटन या वियोजन मतलब टूटना होता है। पदार्थ इसमें टूटेंगे और अपने सरल अणुओं में अपघटित हो जाएंगे। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो जस्ट संयोजन के विपरीत है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हो तो संयोजन थी, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ
दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता हो तो वो वियोजन अभिक्रिया है। जैसे उदाहरण है, ये कोई एक पदार्थ है और ये एक दो भागों में बढ़ जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपघटन, मतलब टूटना या वियोजन अभिक्रिया। ये पदार्थ ए है, ये बन जाता है बी और सी, दो भागों में टूटा है, 3 में 4 में भी टूट सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आगे इसमें जो पदार्थ होगा वो एकल उत्पादी होगा। तो अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ होगा, 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगा। अब देखिए कि किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पदार्थ स्वतः ही नहीं टूटता है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो अपने आप अपघटित नहीं होती है, उसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और इस आधार पर जो हम इससे बाहर से ऊर्जा देंगे, इस आधार पर इस अभिक्रिया को हमने 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले होती है ऊष्मा या ताप अपघटन, मतलब ऊष्मा गर्म करके या उसके तापमान में वृद्धि करके और हम पदार्थ को अपघटित करते हैं। परिभाषा अगर इससे हम अलग से लिखना चाहें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ताप द्वारा तोड़ा जाता हो, ताप अपघटन या ताप द्वारा वियोजन कहलाती है। अपघटन की तो हम सिंपल परिभाषा लिखेंगे इसे कि किसी भी एक पदार्थ का सरल अणुओं में टूटना, अपघटित होना अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और अगर पदार्थ को ऊष्मा या ताप बढ़ा करके तोड़ा जाए तो उसे ताप अपघटन कहा जाता है। उदाहरण इसका भी आप देखिए, देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसके ताप में हम वृद्धि करते हैं। ये एक चिन्ह में बना रहा हूँ, ये जो चिन्ह मैंने बनाया है ये ताप में वृद्धि को दिखाता है। इस चिन्ह को हम तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं, क्योंकि ये भी एक अभिक्रियाओं की विशेषता या नियम है कि आवश्यक परिस्थितियों को तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे ही लिखा जाए। इस ताप को हम यहाँ या यहाँ कहीं नहीं लिखेंगे, या तो ऊपर लिखेंगे या नीचे, ठीक है। और इस चिन्ह से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है एक ताप। अगर हम हिंदी में नहीं लिखें तो इस चिन्ह द्वारा भी ताप वृद्धि को दिखा सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ताप में जब वृद्धि की जाती है, इसको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, CaO + CO2, ये अभिक्रिया होती है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया में बाहर निकल जाती है। मतलब कह सकते हैं हम कि ये जो एक पदार्थ था उसके ताप में वृद्धि करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो रहा है, अपघटित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे ताप द्वारा अपघटन। पदार्थ को ताप बढ़ा के तोड़ा है हमने, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान जब हम करते हैं तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वो है विद्युत अपघटन। विद्युत द्वारा भी हम पदार्थ को तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड करके भी तोड़ सकते हैं। इसका उदाहरण आप देखें कि जैसे जल का अपघटन, जल में जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाएगा तो वो 2 भागों में अपघटित हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उसमें से अलग अलग भाप के रूप में मुक्त हो जाती है। समीकरण की दृष्टि से हम लिखें तो H2O, यहाँ पे तीर के चिन्ह के ऊपर लिखेंगे हम विद्युत धारा। जब जल को पानी में विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो ये H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में वियोजित हो जाता है। 2 भागों में टूट रहा है, एक पदार्थ था 2 भागों में बटा, मतलब निश्चित रूप से अपघटन है। और अपघटन किससे कर रहे हैं? विद्युत से। तो इसे हम कहेंगे विद्युत धारा द्वारा अपघटन या विद्युत द्वारा वियोजन। समीकरण को फिर हम चेक करें, असंतुलित अभिक्रियाएं कहीं भी राइट नहीं मानी जाएगी। ये संतुलित थी इसलिए मैंने इस पर चर्चा नहीं की थी, ये असंतुलित है। फिर देखें आप 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 2, जब यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे और संतुलन के लिए यहाँ भी 2 लगाएंगे। इस तरह से ये जो उदाहरण हमने लिखा है विद्युत द्वारा वियोजन है।
पदार्थ को विद्युत से अपघटित किया जा रहा है, एक पदार्थ को दो भागों में हम विद्युत द्वारा तोड़ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे विद्युत द्वारा वियोजन। तीसरा जो इसका प्रकार है वो भी देखें आप, तीन भागों में हमने इसे बांटा है। तीसरे प्रकार है, थर्ड पॉइंट, प्रकाश द्वारा वियोजन। प्रकाश द्वारा वियोजन, प्रकाश द्वारा वियोजन या अपघटन। अब इस अभिक्रिया में हम प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से पदार्थ को अपघटित करेंगे। जैसे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस पदार्थ को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो सूर्य के प्रकाश द्वारा इसका अपघटन हो जाता है और ये H2 प्लस Br2 में अपघटित हो जाता है। अभिक्रिया ये भी असंतुलित है। आप देखें, हाइड्रोजन इधर एक है, इधर दो है, ब्रोमीन इस तरफ एक है, इधर दो है, तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ हम दो लगा देंगे। अब अभिक्रिया हमारा संतुलित हो चुका है। तो इस पदार्थ को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हमने प्रकाश द्वारा अपघटित किया है, दो भागों में तोड़ा है, इसलिए इसे कहा जाएगा प्रकाश द्वारा वियोजन या प्रकाश द्वारा अपघटन। तो परिभाषा अगर हमें लिखना हो कि प्रकाश अपघटन क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को प्रकाश की सहायता से प्रकाश द्वारा अपघटित किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसे हम प्रकाश अपघटन कहेंगे। तो तीन प्रकार अपघटन अभिक्रिया के हमने पढ़ा है। पदार्थ को उष्मा या ताप से तोड़ना, ताप अपघटन, पदार्थ को विद्युत द्वारा अपघटित करना, विद्युत अपघटन, और प्रकाश द्वारा उसे तोड़ना, प्रकाश अपघटन। अब अगली अभिक्रिया देखो, ये दो हमने पढ़ी है, संयोजन और अपघटन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार अभिक्रिया का अब आप देखें, विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड टाइप जो है अभिक्रिया का वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया परिभाषा अगर इसकी देखें हम, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ में उपस्थित तत्व, परमाणु एक या किसी एक यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाता हो, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि Zn प्लस CuSO4, जिंक और कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया करवा रहे हैं, तो ये जो कॉपर सल्फेट नामक पदार्थ है यौगिक है, इसमें से कॉपर विस्थापित होगा और उसके स्थान पर जिंक आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जिंक यहाँ आ जाएगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इसी आधार पे इसका नाम हमने रखा है विस्थापन अभिक्रिया। देखो पदार्थ बनेंगे ZnSO4 प्लस Cu, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इस यौगिक में से जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। एक चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखना यहाँ पर पड़ेगी कि अगर यौगिक में जो धातु या तत्व है वो कम क्रियाशीलता वाला होगा, तभी उससे अधिक क्रियाशीलता वाला उसे यौगिक उसे विस्थापित कर पाएगा। ज़्यादा क्रियाशीलता वाला यदि ये हो यौगिक, तो उसमें से तत्व को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। जैसे इस अभिक्रिया को हमें इस तरह से लिखें कि ZnSO4 प्लस Cu, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इस कॉपर में इतनी क्रियाशीलता, इतनी पावर नहीं है कि इस यौगिक में से जिंक को हटा सके। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है इसमें क्रियाशीलता का, कि जो अधिक क्रियाशील यौगिक या तत्व है वही यौगिक में से धातु को विस्थापित कर पाता है। यहाँ कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल जिंक है, इसलिए जिंक ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया है, विस्थापित कर दिया। और अगर हम इसमें देखें तो ये कॉपर इसकी तुलना में कम पावरफुल है, इसलिए इसके साथ इसको नहीं तोड़ पाता है। ठीक है, तो ये क्रियाशीलता कहलाती है, जो अधिक क्रियाशील होता है वो इसमें तोड़ पाता है। फिलहाल आपको सिर्फ उदाहरण ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में से तत्व या परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
तो जिंक ने कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया है। अगली जो अभिक्रिया है वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मूलकों का परस्पर विनिमय मतलब अदला बदली हो जाती है। मतलब इसमें तो एक ही यौगिक होता है एकल विस्थापन में, इसमें दोनों यौगिक होंगे और दोनों यौगिकों के मूलक मतलब उसका धन भाग और ऋण भाग आपस में चेंज करते हैं और इस तरह से होने वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो एक उदाहरण लिखता हूँ मैं, जैसे HCl प्लस NaOH, ये भी यौगिक है ये भी यौगिक है, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस। सिंपल है परिभाषा, कैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मूलकों के परस्पर विनिमय से दो नए पदार्थों का निर्माण होता हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो इसका प्लस और इसका माइनस मिल जाएगा, इसका प्लस और इसका माइनस मिल जाएगा, मतलब Na और Cl पहला पदार्थ बन जाएगा NaCl और दूसरा H और OH मिलकर H2O बन जाएगा। तो पदार्थों का विनिमय ये कहलाता है अदला बदली, कि इसका प्लस इसका माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं विनिमय अदला बदली। ये होता है उदाहरण द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया देखो, ये विस्थापन द्विविस्थापन हुई है, इसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हो, अर्थात जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस से क्रियाकारक बन जाता हो, ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर मैं इसका उदाहरण लिख रहा हूँ, देखो जैसे N2 प्लस H2 और NH3, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनती है और इस अमोनिया से वापस से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बन जाती है। तो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और मैंने आपको बताया था कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को इस तरह के तीर के चिन्ह से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आधा तीर ऐसे जो बताता है कि इनसे ये बनता है, और आधा तीर इस तरह से जो बताता है कि इस उत्पाद से ये बनते हैं। तो ये अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ फिर देखें आप कि अभिक्रिया अनबैलेंस है, संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 है तो पहले हम यहाँ 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन की संख्या 3 × 2 6 है, तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं। अब ये बैलेंस हो चुकी है। अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है, मतलब इसमें जो एक पदार्थ है वो पूर्ण रूप से A-P में चेंज हो जाता है, इसलिए इसे हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगी। कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों एक दूसरे से विपरीत है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पादों से वापस क्रियाकारक बन जाते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय में क्रियाकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।